हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे जिसका नाम है वाटर। इस चैप्टर में हम मेनली वाटर साइकिल के बारे में देखेंगे और इसके अलावा जो ओशन सर्कुलेशन है उसमें देखेंगे, जैसे टाइड्स हो गए या फिर वेव्स हो गई, ओशन करंट्स हो गए, इन सब के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर साइकिल की, जल चक्र की। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वाटर साइकिल वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर अपनी फॉर्म्स चेंज करता है। कहाँ पर? ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में। और इसकी फॉर्म कौन कौन सी होगी? देखो, वाटर लिक्विड में तो प्रेजेंट रहता ही है, इसके अलावा गैस में वो वेपर्स की फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, और सॉलिड में आइस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो जब वाटर अपनी ये फॉर्म्स चेंज करता है किन के बीच में? ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। जब वाटर सन की हीट की वजह से वेपर में चेंज होता है और वेपर एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहाँ ठंडी होकर कंडेंसेशन प्रोसेस से क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब बादल बनाती हैं। और इन्हीं बादलों से या तो बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होता है, और वो पानी वापस से या तो लैंड या ओशन में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सैलिनिटी की, लवणता की। देखो, 1 लीटर वाटर के अंदर जितना ग्राम नमक या सॉल्ट पाया जाता है, उस नमक के अमाउंट को उस वाटर की सैलिनिटी बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। ओके, अगर मैं ओशन वाटर की बात करूँ तो एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है उसकी? 35 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर वाटर में 35 ग्राम नमक पाया जाता है उसके अंदर। अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सलाइन वाटर किसका होता है? डेड सी का, और उसकी सैलिनिटी कितनी होती है? 340 ग्राम्स पर लीटर होती है। और इसी सैलिनिटी की वजह से डेड सी के वाटर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर अगर कोई आदमी जाएगा तो वो डूबेगा नहीं, वो उसी के ऊपर फ्लोट करेगा डेंसिटी की वजह से। अब हम बात करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब हमारी अर्थ में जो वाटर है किस किस फॉर्म में और कहाँ कहाँ कितना प्रेजेंट है उसके बारे में। देखो, हमारी अर्थ के 71% हिस्से पे वाटर प्रेजेंट होता है, पानी पाया जाता है, और इसी वजह से हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखो, इस पूरे जो अर्थ के जो पानी को अगर मैं 100% लूँ तो उस 100% का 97.3% पानी कहाँ पाया जाता है? ओशियंस के अंदर पाया जाता है। और ये पानी कैसा होता है? सलाइन होता है। ओके, नमकीन पानी होता है। और जो बचा हुआ जो पानी है 2.7%, वो कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है, और ये पीने लायक यही फ्रेश वाटर होता है। इसी वजह से हमारी अर्थ पे वाटर की स्कैर्सिटी है। अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि फ्रेश वाटर का कितना कॉम्पोजिशन है ओवरऑल अर्थ के वाटर का, वो कितना है? 2.7%। और फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा किसका होता है? आइस कैप्स का, मतलब ग्लेशियर्स का। फिर आता है ग्राउंड वाटर, फिर आता है लेक आते हैं, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है? रिवर्स का होता है। अब देखो, आपको ये परसेंटेज याद हो ना हो, आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि इसी सीक्वेंस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, लेकिन आपको परसेंटेज याद रखना है तो इन दो का तो याद रखना ही है। ओके, अब हम बात करेंगे ओशन सर्कुलेशन की, महासागर परिसंचरण की। देखो, जो लेक्स हो गई या जो पॉन्ड्स होते हैं उनका जो पानी होता है वो काम रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है इनके पानी में। लेकिन जो रिवर्स हो गई या ओशन वाटर हो गया, जो महासागरीय पानी होता है, उनके वाटर क्या लगातार मूव करता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। और ये जो मूवमेंट होता है वो 3 फॉर्म्स में होता है, और वो फॉर्म कौन कौन सी है? पहली है वेव्स, जिसको हिंदी में लहरें बोलते हैं, फिर आती है टाइड्स, फिर आती है करंट्स, जिनको ज्वार और धाराएं बोलते हैं। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे होता है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वेव्स की, लहरों की। देखो, जो ओशन सरफेस पे जो वाटर का राइज और फॉल होता है उसको क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। और जब ओशन के अंदर अर्थक्वेक आता है तो यही वेव्स क्या एक हाइट ले लेती हैं, और उसको क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। और यूजुअली जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 15 मीटर होती है। लेकिन लार्जेस्ट जो सुनामी देखी गई थी उसकी हाइट थी 150 मीटर। और ये कितनी स्पीड से ट्रैवल करती हैं? 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इंडिया में एक बार सुनामी आई थी, कब? 2004 के टाइम, और एग्जैक्ट बात करें तो 26 दिसंबर को आई थी ये। ओके, अब ये देखते हैं कि ये जो अर्थक्वेक आता है उनकी वजह से सुनामी कैसे आती है। देखो, यहाँ पे जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर सबमर्ज होती है तो फ्रिक्शन की वजह से अर्थक्वेक आता है, और इसी अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आती है। देखो यहाँ पे इस तरह से। ओके, जब 2004 में जब अर्थक्वेक आया था तब क्या हुआ था? जो इंडियन प्लेट सबमर्ज हुई थी किसके नीचे? बर्मा प्लेट के नीचे। ओके, इसी वजह से अर्थक्वेक आया था। अब हम बात करेंगे टाइड्स की, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार। अब देखो, हमारी अर्थ का खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। और इसका काम क्या होता है? कि आसपास की चीज़ों को अपनी ओर खींचना। ओके, सिमिलरली मून का भी खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और सन का भी खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर मैं मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ से कंपेयर करूं तो मून का कितना होता है? G/6 होता है।
सिमिलरली अगर मैं सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ से कंपेयर करूं तो कितना होता है 28 g होता है। मतलब जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 28 गुना है। ओके, अब देखो इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बाद भी जो सन का पुलिंग पावर है अर्थ के ऊपर वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर होती है। और अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो एफिलियन के टाइम होती है 152.1 मिलियन किलोमीटर और पेरीहेलियन के टाइम होती है 147.1 मिलियन किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जो पुलिंग पावर होता है सन का अर्थ के ऊपर वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जो मून का जो पुलिंग पावर होता है अर्थ के ऊपर वो सन से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है, मून और अर्थ के बीच की दूरी, वो क्या होती है? कम होती है। कितनी होती है? 3,84,400 किलोमीटर होती है। ओके, तो जो पुलिंग पावर लगाते हैं कौन? मून और सन। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। इसी पुलिंग पावर की वजह से जो ओशन वाटर होता है, जो महासागर में जो पानी होता है, उसके लेवल में राइज और फॉल होता है। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? ज्वार बोला जाता है, टाइड बोला जाता है। अब देखो वाटर के इसी राइज और फॉल के बेसिस पे टाइड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से? एक तो स्प्रिंग टाइड, दूसरा नीप टाइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं वसंत ज्वार और लघु ज्वार। अब देखो इनको एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग टाइड की, जिसको हिंदी में वसंत ज्वार बोलते हैं। ये कब आता है? फुल मून के टाइम आता है और न्यू मून के टाइम आता है। और ये कब आता है? जब सन, मून और जो अर्थ है वो तीनों एक ही लाइन में होती हैं, तब स्प्रिंग टाइड आता है। देखो कैसे, इसमें देखो सन, मून और अर्थ जो हैं वो तीनों एक ही लाइन में। अब देखो एक लाइन में होने से क्या होता है, जो पुलिंग फोर्स लगाया जाता है मून और सन के द्वारा अर्थ के ऊपर वो ज़्यादा होता है। अब वो पुलिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? वाटर को अपनी ओर खींचेंगे, और वाटर को अपनी ओर खींचेंगे तो वाटर लेवल में क्या आएगा? इंक्रीमेंट आएगा। और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? हाई टाइड बोला जाता है, स्प्रिंग टाइड बोला जाता है। ओके, तो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है? वाटर लेवल में इंक्रीमेंट आता है। ओके, और ये 2 सिचुएशन में होता है। कौन कौन से? एक तो न्यू मून की सिचुएशन में, जिसको अमावस्या बोला जाता है, और दूसरा फुल मून की सिचुएशन में, जिसको पूर्णिमा बोला जाता है। ओके, जबकि जो नीप टाइड होता है उसमें क्या होता है, जो सन और मून होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। अब देखो ये 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तो पुलिंग फोर्स क्या होगा? इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और इफेक्टिव नहीं होगा तो हाई टाइड से जो वाटर का लेवल है वो क्या होगा? नीचे आएगा। इसी वजह से इसको क्या बोला जाएगा? लो टाइड बोला जाएगा, क्योंकि जो पुलिंग फोर्स होता है वो ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ओके, तो नीप टाइड को क्या बोला जाता है? लो टाइड बोला जाता है, और स्प्रिंग टाइड को हाई टाइड बोला जाता है। ओके, और नीप टाइड कब आता है? जब सन और मून 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। और स्प्रिंग टाइड कब आता है? जब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में होते हैं। अब देखो स्प्रिंग टाइड के टाइम पर जो वाटर लेवल में क्या होता है? राइज होता है। और इस वाटर लेवल के राइज होने की वजह से जो शिप्स होती हैं उनको नेविगेशन में हेल्प मिलती है, क्योंकि जो हार्बर होता है वहाँ पे इजीली पहुँच पाती हैं। और देखो स्प्रिंग टाइड के टाइम पर जो फिशिंग होती है वो भी इजीली हो पाती है, क्योंकि जो फिशेस होती है, जो मछलियाँ होती हैं, वो किनारे पर आ जाती हैं पानी के ऊपर होने की वजह से। ओके, अब ये देखो कि जो 2 सक्सेसिव टाइड्स होते हैं उनके बीच के टाइम का गैप कितना होता है? 12 आवर 26 मिनट्स। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। अब हम बात करेंगे ओशन करंट्स की, महासागरीय धाराओं की। देखो एसएससी में इसके डेफिनेशन को अलग अलग टाइप से पूछा गया है, लेकिन जो कीवर्ड्स थे वो बिल्कुल सेम थे, तो आपको इनके कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। कीवर्ड्स क्या हैं कि ये वाटर का फ्लो होता है ओशन करंट, जो एक डिफाइनेड डायरेक्शन में मूव करता है, और इनकी डायरेक्शन क्या होती है? प्रिडिक्टेबल होती है। ओके, देखो यहाँ पे देखो, जो वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डिफाइनेड डायरेक्शन, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? डिफाइनेट हो गई। यहाँ पे देखो जो कंटिन्यूस प्रिडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर, उसको क्या बोलते हैं? ओशन करंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे भी देखो डिफाइनेट डायरेक्शन एक कीवर्ड्स दे रखा है, तो इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। अब देखो ओशन करंट 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो होगी वार्म करंट और एक होगी कोल्ड करंट, और इनका मूवमेंट भी अलग अलग होता है। देखो कैसे, ये इक्वेटोरियल रीजन है, भूमध्य रेखा है, और ये पोलार रीजन है। ओके, ये यहाँ से यहाँ पे, तो वो करंट जो इक्वेटर से पोलार रीजन की ओर मूव करती है उसको क्या बोलते हैं? वार्म करंट बोलते हैं। और वार्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन से मूव करती है और ये क्या होता है? गर्म होता है, इस वजह से वार्म करंट्स होती हैं। और जो कोल्ड करंट होती है वो किधर से फ्लो करती है? वो करती है पोलार रीजन से इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं। ओके, उनको क्या बोलते हैं? कोल्ड करंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है, पोलार रीजन, वो ठंडा होता है, और यहाँ से मूव करने वाली करंट कैसी होंगी? कोल्ड करंट्स होंगे। अब देखो ओशन करंट्स होती हैं वो उसके जो आसपास का जो एरिया होता है उसके भी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। कैसे? देखो अगर ये लैंड एरिया है और इसके पास में सी है, ओके, अगर इस इधर से कोई वार्म करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? वार्म होगा। यहाँ की कंडीशन कैसे होंगी? वार्म कंडीशंस होंगी। और अगर ये कोल्ड करंट हो गई तो यहाँ की कंडीशंस कैसी होंगी? कोल्ड कंडीशंस होंगी। ओके, इस एरिया की।
देखो जहाँ पे वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स मिलती हैं उस एरिया का जो वेदर है वो फॉगी हो जाता है, वहाँ पे कोहरा छा जाता है। इसी वजह से जो शिप्स होती हैं उनको नेविगेट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको अच्छे से दिखता नहीं है। ओके, और इस एरिया में फिशिंग के लिए सबसे अच्छा एरिया होता है ये कौन सा एरिया, जहाँ पे वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स मिलती हैं, क्योंकि जो फिशेस होती हैं उनको उनके लिए ना तो ये जो एरिया होता है ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसी वजह से यहाँ पे फिशेस ज़्यादा पाई जाती हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स? पहला है इंसोलेशन, सूर्य ताप। अब देखो इसमें क्या होता है कि पानी सूरज की वजह से गर्म हो जाता है और गर्म होने से उसका डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, और डेंसिटी कम होने की वजह से जो वाटर लेवल में थोड़ा इंक्रीमेंट आ जाता है और इस वजह से एक स्लोप बन जाता है पानी में और उधर वाटर फ्लो होता है। सिमिलरली जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, जैसे कहाँ पे ओशन की किस जगह डेंसिटी ज़्यादा होगी और किस जगह कम होगी, तो वाटर क्या करेगा, जहाँ पे डेंसिटी कम होगी वहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा होगा और जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे पानी का लेवल कम होगा, तो फिर से स्लोप बनेगा और ये क्या करेगा, ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। सेम चीज़ सैलिनिटी के साथ भी है, जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की, और फिर से जो क्या होगा, स्लोप बनेगा। जहाँ पे वाटर की सैलिनिटी कम होगी वहाँ पे डेंसिटी कम होगी। ओके, अब देखो कोस्टल लाइन कैसे अफेक्ट करती है। कोस्टल लाइन की वजह से इनको डायरेक्शन मिलती है विंड्स को। देखो जैसे अगर ये कोस्टल लाइन है तो विंड ऐसे आ रही है, तो इस कोस्टल लाइन की वजह से विंड इस तरफ मूव करेगी। तो विंड की डायरेक्शन को कौन इन्फ्लुएंस करता है, कोस्टल लाइन और कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है कि जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड की डायरेक्शन में, जैसे विंड इधर जा रही है, ठीक है, अगर विंड इधर मूव कर रही है लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स को। अब देखो इनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि कौन से ओशन में कौन सी करंट कहाँ फ्लो हो रही है, क्योंकि आजकल इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के अंदर। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अटलांटिक ओशन को। तो देखो ये फैला हुआ कहाँ तक है, देखो ये वाला जो हिस्सा ये लेब्राडोर सी आता है और इसमें ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ये देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कैरेबियन सी है, ये पूरा इंक्लूडेड है इसके अंदर, और ये नीचे तक फैलता है। ओके, अगर मैं इधर से बात करूँ तो ये कौन सा हो गया, बाल्टिक सी है, ये कौन सा हो गया, नॉर्थ सी है। ओके, ये इंक्लूडेड है इसके अंदर, और ये मेडिटेरियन सी है, ये ब्लैक सी है, और ये कैस्पियन सी है। ये भी सारे किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ओके, तो ये शेप कैसी बनाता है, एस शेप बनाता है। ओके, अब देखो इक्वेटर से जो ऊपर ओशन है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, साउथ अटलांटिक ओशन बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स हैं। देखो इसमें 3 इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स हैं। पहली कौन सी, लेब्राडोर करंट। जैसे मैंने बताया ये कौन सा सी है, लेब्राडोर सी है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, लेब्राडोर करंट नाम पड़ा। और ये नॉर्थ पोल से कहाँ जा रही है, इक्वेटर की तरफ जा रही है, इस वजह से कौन सी करंट होगी, कोल्ड करंट होगी। ओके, फिर आता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से आ रही है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है, तो कौन सी होगी, वार्म करंट होगी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम जहाँ पे मिलती है वो एरिया कौन सा है, तो देखो ये वाला एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं, न्यू फाउंडलैंड। तो ये हमको याद रखना है कि जहाँ पे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है उसको न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं। अब तीसरी आ गई कैनरीज। अब देखो ये कहाँ फ्लो होती है, ये फ्लो होती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास। और ये कौन कौन सी कंट्रीज आ गई, ये आ गई मोरक्को, ये आ गई वेस्टर्न सारा, ये आ गई मोरिटेनिया, और यहाँ पे आ गया सेनेगल। ओके, और इसके अलावा एक और है लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो देखो मैंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी बताई, कोल्ड करंट तो बताई लेब्राडोर और कैनरीज, और वार्म करंट बताई गल्फ स्ट्रीम। ओके, तो ये 3 तो आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे साउथ अटलांटिक ओशन करंट्स की। देखो इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट करंट्स हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले आती है ब्राज़ीलियन। अब इसका ब्राज़ीलियन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिस कंट्री के पास से फ्लो करती है उस कंट्री का नाम है ब्राज़ील, और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। ओके, फिर आती है बेंगुला। अब देखो बेंगुला पोल से इक्वेटर की तरफ जाती है, तो ये कौन सी होगी, कोल्ड करंट होगी, और जो ब्राज़ील है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती है, तो कौन सी होगी, वार्म करंट होगी। अब ये बेंगुला कौन सी कंट्रीज़ के पास से फ्लो करी है, ये है साउथ अफ्रीका, और ये आ गई नामीबिया। ओके, फिर तीसरी आती है फॉल्कलैंड, और ये फॉल्कलैंड कौन सी है, कोल्ड करंट है, क्योंकि ये पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रही है। और ये कौन सी कंट्री के पास से फ्लो करती है, ये करती है अर्जेंटीना के पास से। अब देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट करंट कौन कौन सी आ गई, वार्म करंट आ गई ब्राज़ीलियन करंट, और फिर कोल्ड करंट आ गई फॉल्कलैंड और बेंगुला। और इसके अलावा एक और कोल्ड करंट है, कौन सी, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे इंडियन ओशन की। देखो ये एकमात्र ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया, और इसकी शेप है ट्रायंगुलर। अब देखो इसका ये फैला हुआ कहाँ तक है, ये देखो ये वाला हिस्सा रेड सी है, ये रेड सी भी इंडियन ओशन का पार्ट है, ये वाला यहाँ तक। ये है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ तक देखो ये है पर्शियन गल्फ, और ये वाली है गल्फ ऑफ ओमान।
इसको गल्फ ऑफ ओमान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कंट्री है यहाँ पे वो ओमान कंट्री है। ये आ गया अरेबियन सी, ये आ गया बे ऑफ बंगाल। ओके, अब देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट करंट्स हमें याद रखनी है, एक तो आगे अगुलास और दूसरे आगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। देखो अगुलास जो है वो वार्म करंट है क्योंकि ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है। और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास फ्लो करती है, ये आगे साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आ गई मोजाम्बिक, और ये कौन सा आइलैंड आ गया, ये आ गया मेडागास्कर। ओके, तो यहाँ पे देखो एक कोल्ड करंट है और एक वार्म करंट है। कोल्ड करंट आ गई वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और वार्म करंट आ गई अगुलास। तो आपको यहाँ पे दो ही याद रखनी है इंडियन ओशन के अंदर। अब हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन की। इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है सर्कुलर। अब देखो एग्जाम में एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा महासागर है, ओशन है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका द्वारा ईस्ट में सराउंडेड है। तो उसका आंसर क्या आएगा, पैसिफिक ओशन। अगर आपको इस पैसिफिक ओशन की लोकेशन नहीं पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये आपसे कभी सोल्व नहीं होगा। इसी वजह से जितने भी ओशंस हैं उनकी लोकेशन और वो किन किन कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है वो भी हमको याद रखना है। अब देखो ये ऊपर ये जो ओशन है ये कौन सा है, आर्कटिक ओशन है, और नीचे पैसिफिक ओशन है, और इनको दोनों को कनेक्ट करने वाली एक स्मॉल वाटर बॉडी है जिसको बोला गया बेरिंग स्ट्रेट। ओके, अब देखो यहाँ पे एक स्मॉल सी है जिसको चुचके सी बोलते हैं, और यहाँ पर एक सी है जिसको बोलते हैं बेरिंग सी। बेरिंग सी पार्ट है किसका, पैसिफिक ओशन का, और चुचके सी पार्ट है आर्कटिक ओशन का। तो बेरिंग स्ट्रेट किन किन को कनेक्ट करती है, चुचके सी को बेरिंग सी से कनेक्ट करती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। ओके, अब देखो इसके अलावा जो पैसिफिक ओशन के जो पार्ट है ये है सी ऑफ ओकोस्टक, ये यहाँ पे आ गया जापान आइलैंड, ये आ गया जापान सी। इसके अलावा ये आ गया ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे दो कंट्रीज़ है, ये पीछे वाली कंट्री है नॉर्थ कोरिया, और ये वाले आ गए साउथ कोरिया। ओके, यहाँ पे आ गया साउथ चाइना सी आ गया, ये फिलीपींस सी आ गया यहाँ पे। अब देखो पैसिफिक ओशन में हमें 5 इंपॉर्टेंट करंट्स देखनी है। कौन कौन सी है वो, पहली है उसमें कुरोशियो। अब देखो ये नाम ही जापानीज़ लग रहे हैं, तो देखो ये जापान आइलैंड आ गया, तो इसके पास में आ गई कुरोशियो, ओयोशियो और ओकोस्टक। इसका नाम ओकोस्टक क्यों है, क्योंकि ये कौन सा सी है, ये ओकोस्टक सी है। अब देखो ये ऊपर से आ रही है तो ये कोल्ड करंट हो गई, और ये नीचे से आ रही है तो वो कौन सी हो गई, वार्म करंट हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो कुरोशियो करंट है वो कौन से ओशन में फ्लो करती है, तो कौन से में आएगा, पैसिफिक ओशन में। इसी वजह से आपको ओशंस के नाम भी याद रखने कि कौन सी करंट कौन से ओशन में फ्लो कर रही है। ओके, फिर आती है इस अमेरिका के पास में अलास्का करंट, जो देखो ऊपर की ओर जा रही है तो कौन सी होगी, वार्म करंट आ गई। फिर आती है कैलिफोर्निया, जो नीचे की ओर आ रही है वो कौन सी आ गई, कोल्ड करंट। अब देखो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और रह गई, कौन सी, पेरू करंट। देखो पेरू करंट कहाँ पे, ये कंट्री कौन सी, यहाँ पर एक कंट्री है पेरू कंट्री, इसी पे नाम पे इसको नाम रखा गया पेरू करंट। ये कौन सी, कोल्ड करंट है, और इसको हम्बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो कोल्ड करंट्स हैं वो 10 के आसपास हैं, अगर हम इनके नाम याद कर लें तो हमको वार्म करंट्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अलावा जो भी होंगे वो कौन से होगी, वार्म करंट्स होंगे। इनको मैंने 2 ट्रिक से बता रखा है। पहली है बीपी कंपनी ने गोल्फ का टूर्नामेंट जीता, वर्ल्ड कप जीता, और वो कहाँ पर हुआ, कैलिफोर्निया में। इसके अलावा ये भी है कि कैलिफोर्निया ह्यूमन कैन बी ओके इन ऑस्ट्रेलियन विंड विद लेफ्ट सोफा। ओके, और ये सारी इनकी जो कोल्ड करंट्स आ गई। और देखो ओयोशियो के अलावा एक और है ओकोस्टक। ओके, तो यहाँ पे करंट्स होती है ख़त्म। अब देखो ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर करंट्स फ्लो करिए कहाँ से, ट्रॉपिकल जोन ऑफ लोअर लैटिट्यूड्स। अब देखो आपको ये जोन पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कभी नहीं कर सकते हैं। देखो ये आ गया हमारी इक्वेटर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पे आ गया जैसे ये सब पोलर रीजन आ गया, और ये भी सब पोलर रीजन आ गया, ये पोलर रीजन है। अब देखो जो ट्रॉपिकल एरिया कौन सा हो गया, ये वाला ट्रॉपिकल एरिया हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल जोन के लोअर लैटिट्यूड्स, अब ये कितना, ये 0 है, ये 23.5 है। अब देखो ट्रॉपिकल जोन कौन सा आ गया, ये वाला, और इनके लोअर लैटिट्यूड कौन सा आ गया, 0 के आसपास, मतलब इक्वेटर। वो बात कर रहा है इक्वेटर की, तो कह रहा है कि लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर टेम्परेट एंड सब पोलर जोन। अब देखो टेम्परेट जोन कौन सा आ गया, ये टेम्परेट जोन है, और सब पोलर जोन कौन सा, ये आ गया। तो देखो इक्वेटर से अगर ऊपर जा रहे हैं तो वो कौन सी करंट्स होगी, वार्म करंट्स होगी। तो इसी वजह से आपको इनकी भी नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया, अल नीनो। ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड और बेबी चाइल्ड। अब देखो इसमें बेसिक चीज़ें देखेंगे जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो जो अल नीनो होता है वो कहाँ पर होता है, पैसिफिक ओशन में होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। देखो ये हो गई अपनी इक्वेटर, और ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन।
और जो विंड एक सब ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटर की तरफ आती है उन विंड्स को क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और यही ट्रेड विंड्स हेल्प करती है किसमें, इंडियन मानसून के अंदर। देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि जो वार्म करंट्स होती हैं वो इस तरफ फ्लो करती हैं और ये हेल्प करती है किसमें, ट्रेड विंड्स को हेल्प करती हैं। ओके, और यहाँ पे कौन सी, देखो यहाँ पे करंट कौन सी फ्लो करी है, कोल्ड करंट है, ये है पेरू हम्बोल्ट। ओके, अब देखो जब एल नीनो ईयर में क्या होता है कि जो वार्म करंट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके कहाँ पर मिलती हैं, जो पेरू हम्बोल्ट जो कोल्ड करंट है उनको मिलती हैं यहाँ पे पेरू जो कोस्टल लाइन है उसके आसपास में। देखो होता क्या है इसमें कि जो अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जो ट्रेड विंड्स को क्या करेंगे, वीक करेंगे, और ट्रेड विंड्स को वीक करेंगे तो इंडियन मानसून भी कैसा होगा, वीक होगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है एल नीनो के अंदर। और ये जो एल नीनो इफेक्ट 3 से 7 साल के बाद में आता है। ओके, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी और ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। ओके, और यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू।